मुंबई की वह रात बहुत भारी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। लेकिन जनता सहकारी बैंक के मुख्यालय के अंदर का माहौल बाहर के तूफान से भी ज्यादा भयानक था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन बैंक की तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी और अफरा तफरी मची हुई थी। यह कोई साधारण बैंक नहीं था। यह उन हजारों गरीब मजदूरों, सेवा मुक्त बुजुर्गों और विधवाओं के भरोसे का प्रतीक था, जिन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर यहां जमा की थी। लेकिन आज वह भरोसा टूटने की कगार पर था। बैंक के चेयरमैन श्रीमान वासुदेव शास्त्री, जिनका चेहरा हमेशा शांत और सौम्य रहता था, आज पसीने से तरबतर थे। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर पकड़े हुए थे। उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल रंग का निशान चमक रहा था और एक ही संदेश बार बार आ रहा था, सिस्टम लॉक हो चुका है, डेटा अब हमारी कैद में है। कमरे में 5 लोग और थे। वे शहर के सबसे महंगे और नामी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ थे, जिन्हें इंजीनियर कहा जाता था। उन्होंने कोट पैंट पहन रखे थे, उनके हाथों में महंगी घड़ियां थीं और वे आपस में ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो कमरे में खड़े बाकी कर्मचारियों की समझ से बाहर थी। लेकिन उनके चेहरों पर भी हवाइयां उड़ रही थी। पिछले 4 घंटों से वे लगातार कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहे थे, लेकिन नतीजा शून्य था। कोने में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, उम्र महज 17 साल। नाम था अर्जुन। उसके कपड़े पुराने थे, कमीज का कॉलर घिसा हुआ था और पैरों में साधारण सी हवाई चप्पल थी। वह बैंक का कोई अधिकारी नहीं था, वह सिर्फ एक चपरासी था जो फाइलों को इधर उधर रखने और साहब लोगों को चाय पानी देने का काम करता था। अर्जुन के पिता इसी बैंक में चौकीदार थे, जिनकी पिछले साल बीमारी से मृत्यु हो गई थी। पिता की वफादारी को देखते हुए शास्त्री जी ने अर्जुन को यह छोटी सी नौकरी दे दी थी ताकि उसका घर चल सके। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शांत और सिर झुकाकर चलने वाला लड़का रात को बैंक बंद होने के बाद रद्दी में फेंकी गई कंप्यूटर की पुरानी किताबों को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ता था। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। मुख्य इंजीनियर, जिनका नाम राजीव खन्ना था, ने झुंझलाते हुए मेज पर मुक्का मारा। मिस्टर शास्त्री, यह नामुमकिन है। यह वायरस बहुत खतरनाक है। इसे जिसने भी बनाया है उसने कोडिंग के ऐसे पैटर्न का इस्तेमाल किया है जो हमने आज तक नहीं देखा। अगर हमने अगले 1 घंटे में इसे नहीं खोला तो बैंक का सारा डेटा हमेशा के लिए मिट जाएगा और उसके साथ ही आपके ग्राहकों के खातों में जमा 500 करोड़ रुपए भी गायब हो जाएंगे। 500 करोड़। यह रकम सुनते ही शास्त्री जी के सीने में दर्द सा उठने लगा। यह पैसा किसी अमीर व्यापारी का नहीं था। यह उस रिक्शे वाले की बेटी की शादी का पैसा था, उस बूढ़ी अम्मा के इलाज का पैसा था, उस रिटायर्ड क्लर्क के जीवन भर की कमाई थी। अगर यह पैसा चला गया तो कल सुबह बैंक के बाहर लाशें बिछ जाएंगी, लोग आत्महत्या कर लेंगे। कुछ तो कीजिए खन्ना साहब। शास्त्री जी की आवाज कांप रही थी। मैं आपको मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हूं, पर मेरे ग्राहकों को बर्बाद होने से बचा लीजिए। खन्ना ने अपनी टाई ढीली की और लाचारी से सिर हिलाया। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। हमने दिल्ली से भी अपने सीनियर से बात की है, लेकिन यह एन्क्रिप्शन, यह ताला, यह बहुत अलग है। यह गणित के किसी ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जो आधुनिक कंप्यूटर की समझ से परे लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दीवार से सिर टकरा रहे हों। अर्जुन ट्रे में पानी के गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसे अंदर आने की मनाही थी, लेकिन प्यास से सबका गला सूख रहा था। उसने चुपचाप मेज पर पानी रखा। उसकी नजर एक पल के लिए मुख्य सर्वर की स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर अजीबोगरीब नंबर और अक्षर तेजी से चल रहे थे। आम इंसान के लिए वह सिर्फ कचरा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने वह पैटर्न पहले कहीं देखा था। वह रुक गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे याद आया कि 2 महीने पहले रद्दी वाले के पास उसे गणित की एक बहुत पुरानी फटी हुई किताब मिली थी। वह किताब वैदिक गणित के सूत्रों के बारे में थी। स्क्रीन पर जो नंबर नाच रहे थे वे कोई आधुनिक कोडिंग नहीं, बल्कि उसी प्राचीन गणितीय श्रृंखला का एक बिगड़ा हुआ रूप थे। साहब, अर्जुन के मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली। किसी ने नहीं सुना। सब अपनी बहस में व्यस्त थे। शास्त्री साहब, अर्जुन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर से कहा। इस बार खन्ना ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। ए लड़के, तुम यहां क्या कर रहे हो? पानी रख दिया ना? अब जाओ यहां से। बड़ों के बीच में खड़े होकर तजांकने की जरूरत नहीं है। अर्जुन का सिर झुक गया। उसकी हैसियत उसे बोलने की इजाजत नहीं देती थी। वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूम गया। उसके पिता कहते थे, अर्जुन, यह बैंक हमारा मंदिर है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर आज वह चुप रहा तो यह मंदिर उजड़ जाएगा। वह दरवाजे पर रुक गया। उसने गहरी सांस ली
मुट्ठी भींची और पलट गया। साहब, मुझे माफ कीजिएगा। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। लेकिन यह वायरस, यह कंप्यूटर की भाषा में नहीं है, यह कट प्यादी प्रणाली पर चल रहा है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने चौंक कर उस चपरासी की तरफ देखा। खन्ना को तो जैसे झटका लगा हो। वह हंसा, एक अपमानजनक हंसी। क्या क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कटअप। क्या तुम अनपढ़ लोग बस चाय बनाना जानते हो? हमें तकनीक मत सिखाओ, जाओ अपना काम करो। लेकिन शास्त्री जी, जो पुराने जमाने के विद्वान आदमी थे, उन्होंने कट प्यादी शब्द सुना था। यह प्राचीन भारत में संख्याओं को अक्षरों में बदलने की एक गुप्त विधि थी। उन्होंने खन्ना को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? पास आओ। अर्जुन डरते डरते आगे बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास था। मालिक, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है। हमारे पूर्वज श्लोकों में गणित के सूत्र छिपाकर रखते थे। स्क्रीन पर देखिए, जो नंबर बार बार आ रहे हैं, 1, 9, 5। अगर आप इन्हें अक्षरों में बदलें तो यह एक प्रार्थना जैसा लगता है। हैकर ने आधुनिक कोडिंग नहीं, बल्कि हमारे ही पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके यह जाल बुना है। इसलिए ये विदेशी सॉफ्टवेयर इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। खन्ना का चेहरा लाल हो गया। बकवास। मिस्टर शास्त्री, आप इस चाय वाले की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। यह लड़का पागल हो गया है। हाँ, शायद मैं पागल हूं साहब। अर्जुन ने पहली बार किसी बड़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर बात की। लेकिन आप लोग पिछले 4 घंटे से कोशिश कर रहे हैं। आपकी सारी मशीनें फेल हो चुकी हैं। अगर अगले आधे घंटे में कुछ नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, सिर्फ 5 मिनट। कमरे में तनाव इतना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। एक तरफ देश के माने हुए इंजीनियर थे और दूसरी तरफ 17 साल का एक लड़का जिसके पास न डिग्री थी न अनुभव, बस फटे हुए कपड़े और एक अटूट विश्वास। शास्त्री जी ने अर्जुन को देखा। उन्हें उस लड़के में अपना खोया हुआ बेटा नजर आया। फिर उन्होंने खन्ना की तरफ देखा, जो अब पूरी तरह से हार मान चुके थे। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। खन्ना साहब, हटो, शास्त्री जी ने आदेश दिया। लेकिन सर, खन्ना विरोध करना चाहते थे। मैंने कहा हटो। शास्त्री जी की आवाज गूंज उठी। अगर हमारा विज्ञान हार गया है तो शायद यह लड़का कुछ जानता हो, उसे बैठने दो। खन्ना और उनकी टीम ने मुंह बनाते हुए कुर्सियां छोड़ दी। वे सब हाथों को छाती पर बांधकर एक कोने में खड़े हो गए। उनके चेहरों पर व्यंग्य था। वे इंतजार कर रहे थे कि कब यह लड़का अपनी बेइज्जती करवाएगा और वे कह सकेंगे, हमने तो पहले ही कहा था। अर्जुन मुख्य कुर्सी पर बैठा। वह कुर्सी उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसके हाथ कीबोर्ड पर गए। उसने कभी इतने महंगे और आधुनिक कंप्यूटर पर काम नहीं किया था। उसे तो पुराने कबाड़ से बनाए हुए कीबोर्ड की आदत थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। स्क्रीन की चमक उसकी आंखों में चुभ रही थी। हे भगवान, उसने मन ही मन प्रार्थना की, मेरी लाज रखना। उसने एक गहरी सांस ली और स्क्रीन पर चल रहे कोड को ध्यान से देखना शुरू किया। बाकी सबके लिए वह सिर्फ नंबर थे, लेकिन अर्जुन के लिए वह एक कविता थी। उसे वह पैटर्न दिखाई देने लगा। कैक, टर, ये हर अक्षर का एक मान था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी टूटी हुई पेंसिल और एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला। वह स्क्रीन को देखता और कागज पर कुछ गणना करता। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए। अर्जुन सिर्फ कागज पर लिख रहा था। उसने कीबोर्ड को हाथ भी नहीं लगाया था। देखा सर, खन्ना ने उपहास करते हुए कहा, यह तो गणना कर रहा है जैसे सब्जी का हिसाब लगा रहा हो। यह हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। शास्त्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके माथे पर पसीने की बूंदें बड़ी होती जा रही थीं। क्या उन्होंने गलती कर दी? क्या उन्होंने एक नादान बच्चे पर बहुत बड़ा जुआ खेल दिया? तभी अर्जुन रुका। उसकी पेंसिल थम गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उसे कुंजी मिल गई थी। हैकर ने शिव तांडव स्तोत्र की लय में संख्याओं को पिरोया था। यह एक संगीत था और अर्जुन ने उस संगीत को पकड़ लिया था। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखा। अब उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने तेजी से टाइप करना शुरू किया। वह कोई कोड नहीं लिख रहा था। वह बस उस गणितीय श्रृंखला का उत्तर लिख रहा था जो उस पहेली को पूरा करती। खन्ना और उनकी टीम ने जब उसे टाइप करते देखा तो वे अपनी जगह से आगे खिसक आए। वे देखना चाहते थे कि वह क्या लिख रहा है। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन कोई कमांड नहीं बल्कि संस्कृत के व्याकरण पर आधारित एक एल्गोरिथम बना रहा है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोडिंग की दुनिया में एक पाप जैसा था, नियमों के खिलाफ था। लेकिन स्क्रीन पर लाल रंग धीरे धीरे कम होने लगा। एक लोडिंग बार दिखाई दी। 10%,
20%। यह क्या कर रहा है? खन्ना बुदबुदाया। यह कैसे संभव है? अर्जुन की उंगलियां आंधी की रफ्तार से चल रही थीं। उसे पता था कि समय कम है। सिस्टम का फायरवॉल टूटने वाला था, लेकिन उसे उसे दोबारा जोड़ना था, और वह भी अंदर से। अचानक पूरे कमरे की बत्तियां फड़फड़ाने लगी। स्क्रीन एक बार के लिए काली हो गई। शास्त्री जी की सांस रुक गई। क्या हुआ? क्या हमने सब खो दिया? अंधेरा छा गया। बाहर बिजली कड़की और उसकी रोशनी खिड़की से अंदर आई, जिससे अर्जुन का चेहरा एक पल के लिए चमक उठा। वह अभी भी स्क्रीन को घूर रहा था। उसका हाथ एंटर बटन पर था। नहीं मालिक, अर्जुन ने अंधेरे में कहा, अभी तो बस शुरुआत हुई है। तभी कंप्यूटर बीप हुआ। स्क्रीन वापस आई, लेकिन इस बार लाल नहीं, हरा रंग था। लेकिन यह जीत नहीं थी। यह सिर्फ एक चेतावनी थी। हैकर को पता चल गया था कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। और अब मुकाबला एक मशीन और एक इंसान के बीच नहीं था, बल्कि एक अदृश्य अपराधी और एक 17 साल के छाए वाले के बीच था। स्क्रीन पर एक नया संदेश आया। कौन हो तुम? खेलने का शौक है तो चलो खेलते हैं। अर्जुन ने उस संदेश को पढ़ा। उसके माथे पर पसीना आ गया। अब तक उसने सिर्फ ताला खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अब दुश्मन उसके सामने आ खड़ा हुआ था। और यह दुश्मन बहुत चालाक था। शास्त्री जी ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा अर्जुन? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक योद्धा का तेज था। मालिक, उसने मुझे देख लिया है। वह बैंक के मुख्य सर्वर को नहीं, बल्कि बैकअप सर्वर को निशाना बनाएगा, जहां लोगों के पते और पहचान पत्र हैं। वह हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। तो हम क्या करें? खन्ना चिल्लाया, जो अब अपना सारा अहंकार भूल चुका था। हमें उसे उसी के खेल में हराना होगा, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। वह समझता है कि वह सबसे होशियार है, क्योंकि उसके पास आधुनिक तकनीक है। लेकिन वह यह भूल गया है कि भारत में ज्ञान किताबों से नहीं, संस्कारों और अभ्यास से आता है। मैं उसे एक ऐसी भूल भुलैया में फंसाऊंगा जहां से निकलने का रास्ता किसी किताब में नहीं लिखा है। अर्जुन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। साहब, मुझे एक और कंप्यूटर चाहिए। मुझे जुगलबंदी करनी होगी। यह रात अभी लंबी चलने वाली थी। तूफान बाहर भी था और अंदर भी। एक मामूली छपरासी, जिसे कल तक कोई नाम से भी नहीं बुलाता था, आज देश के सबसे बड़े साइबर हमले के सामने दीवार बनकर खड़ा था। शास्त्री जी के इशारे पर बैंक के एक कर्मचारी ने दौड़कर स्टोर रूम से एक पुराना लैपटॉप लाकर अर्जुन के सामने रख दिया। वह लैपटॉप धूल से भरा था, शायद सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के लिए यह किसी हथियार से कम नहीं था। उसने अपनी जेब से एक डेटा केबल निकाली और उस पुराने लैपटॉप को मुख्य सर्वर से जोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में तनाव इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इंजीनियर खन्ना और उनकी टीम अब अर्जुन के पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा और डर था। वे देखना चाहते थे कि यह लड़का, जो कल तक उनके लिए चाय लाता था, आखिर करने क्या वाला है। अर्जुन, शास्त्री जी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम 2 कंप्यूटरों का क्या करोगे? अर्जुन ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। मालिक, जब हम गांव में कबूतर पकड़ते हैं तो हम सीधा जाल नहीं फेंकते, हम पहले दाना डालते हैं। यह दूसरा कंप्यूटर वही दाना है। मैं हैकर को दिखाऊंगा कि हमारा मुख्य दरवाजा खुला है, ताकि वह अंदर आए। लेकिन वह यह नहीं जानेगा कि वह दरवाजा खजाने का नहीं, बल्कि पिंजरे का है। खन्ना की आंखें फैल गईं। हनी पॉट, उसके मुंह से तकनीकी शब्द निकल ही गया। तुम एक जाल बना रहे हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पुराने लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप किया। स्क्रीन पर एक नकली फाइल बनी, ग्राहकों की सूची। यह देखने में बिल्कुल असली लग रही थी। तभी मुख्य स्क्रीन पर एक हलचल हुई। हैकर ने चारा निगल लिया था। एक काली विंडो खुली और उसमें संदेश आया, मुझे पता था तुम हार मान लोगे, अब सारा डेटा मेरे हवाले करो। अर्जुन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। आओ, उसने बुदबुदाया। स्वागत है। जैसे ही हैकर ने उस नकली फाइल को डाउनलोड करना शुरू किया, अर्जुन ने मुख्य कंप्यूटर पर अपना असली खेल शुरू कर दिया। उसने कटपे आदि सूत्रों का उपयोग करके एक भूल भुलैया बनानी शुरू कर दी। यह आधुनिक कोडिंग नहीं थी, यह चक्रव्यूह की रचना थी। जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने दुश्मनों को घेरा था, वैसे ही अर्जुन अपने अदृश्य दुश्मन को घेर रहा था। साहब देखिए, एक जूनियर इंजीनियर चिल्लाया, वह फाइल डाउनलोड कर रहा है। अगर उसने वह खोल ली तो उसे पता चल जाएगा कि वह खाली है। शांति, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक बुजुर्ग जैसा ठहराव था। उसे फाइल खोलने में वक्त लगेगा। मैंने उस फाइल के अंदर शून्य का एक अनंत घेरा बना दिया है। वह जितना अंदर जाएगा उतना ही खोता जाएगा। प्राचीन गणित में शून्य सिर्फ एक नंबर नहीं, एक ब्रह्मांड है। वह उसी में घूमता रहेगा। खन्ना और शास्त्री जी एक दूसरे को देखने लगे। यह लड़का बात तो दर्शन शास्त्र की कर रहा था, लेकिन काम किसी सुपर कंप्यूटर जैसा कर रहा था। मिनट बीतते गए।
बाहर बारिश और तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति भी इस युद्ध में शामिल हो रही हो। अचानक अर्जुन की उंगलियां रुक गईं। वह समझ गया। अर्जुन ने धीरे से कहा। स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी चमकी। धोखा, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? हैकर गुस्से में था। उसने अपनी चाल बदल दी। अब उसने चोरी करना छोड़ दिया और विनाश करना शुरू कर दिया। बैंक के मुख्य सर्वर पर एक साथ हजारों हमले होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हथौड़ों से बैंक के डिजिटल दरवाजे को तोड़ रहा हो। ओह नहीं, खन्ना चिल्लाया, यह ब्रूट फोर्सेस हमला है। वह सिस्टम को ओवरलोड कर रहा है। अर्जुन, तुम्हारे गणित के श्लोक अब काम नहीं आएंगे। यह कच्ची ताकत है। हमें सर्वर का प्लग खींचना होगा। खन्ना आगे लपका तार खींचने के लिए। अगर वह तार खींच देता तो बैंक बच जाता, लेकिन डेटा हमेशा के लिए करप्ट हो जाता। रुकिए, अर्जुन जोर से चिल्लाया। उसने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की थी। हाथ मत लगाइएगा। खन्ना का हाथ हवा में रुक गया। अर्जुन की आंखों में अंगारे थे। अगर आपने तार खींचा तो हम हार जाएंगे। वह यही चाहता है। वह चाहता है कि हम डरकर अपना घर खुद जला दें। तो तुम क्या करोगे? खन्ना ने झुंझलाते हुए कहा। देख नहीं रहे हो? वह बाढ़ की तरह आ रहा है। बाढ़ को रोका नहीं जाता साहब, अर्जुन ने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा। बाढ़ को रास्ता दिया जाता है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे अपने पिता की याद आई। जब वे गांव में रहते थे तो पिता ने उसे सिखाया था कि जब नदी उफान पर हो तो उसके सामने दीवार मत बनाओ, बल्कि छोटी छोटी नहरें खोद दो। पानी बंट जाएगा और उसका जोर कम हो जाएगा। उसने आंखें खोली। उसने कीबोर्ड पर एक नई लय छेड़ दी। उसने बैंक के सर्वर के 64 रास्तों को खोल दिया। तुम पागल हो गए हो? खन्ना ने सिर पीट लिया। तुमने सारे दरवाजे खोल दिए। अब तो वह 1 सेकंड में सब ले जाएगा। लेकिन शास्त्री जी, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, उन्हें कुछ समझ आने लगा था। उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर जो लाल रंग का हमला आ रहा था वह अब 64 छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया था। अर्जुन ने दुश्मन की ताकत को बिखेर दिया था। अब मुकाबला बराबरी का नहीं था। हैकर की ताकत 64 टुकड़ों में बंट चुकी थी, लेकिन अर्जुन का ध्यान एक जगह केंद्रित था। अब मेरी बारी है, अर्जुन ने कहा। उसने एक एक करके उन 64 रास्तों को बंद करना शुरू किया, लेकिन हर रास्ते में उसने एक छोटा सा वायरस छोड़ दिया। यह वायरस बुरा नहीं था। यह एक दर्पण जैसा प्रोग्राम था। जब हैकर का प्रोग्राम इन रास्तों में घुसता तो उसे अपना ही अक्स दिखता और वह कंफ्यूज हो जाता। उधर किसी अनजान शहर में बैठा वह हैकर पसीने से भीग गया होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सहकारी बैंक का सिस्टम इतना जटिल कैसे हो सकता है। वह लड़ किससे रहा है? किसी मशीन से या किसी भूत से? बैंक के कमरे में माहौल बदल रहा था। जो इंजीनियर अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे, अब वे उसके पास कुर्सियां खींचकर बैठ गए थे। यह तुमने कैसे किया? खन्ना ने अविश्वास से पूछा। वह कोड, मैंने वैसा सिंटेक्स कभी नहीं देखा। अर्जुन मुस्कुराया नहीं। उसका ध्यान अभी भी स्क्रीन पर था। साहब, यह शतरंज का खेल है। उसने अपना वजीर चलाया था। मैंने अपने प्यादों से उसे घेर लिया, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। राजा अभी भी सुरक्षित है। तभी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो खुली। इस बार कोई धमकी नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था। तुम कौन हो? अर्जुन ने टाइप किया। मैं एक पहरेदार का बेटा हूं। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर जवाब आया। पहरेदार, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ जाऊंगा। तोहफा? शास्त्री जी घबरा गए। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, वह भाग नहीं रहा है। वह कुछ बुरा करने वाला है। अचानक प्रिंटर अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पन्ना निकला। अर्जुन ने उसे उठाया। उस पर बैंक के लॉकर रूम का नक्शा बना हुआ था और एक जगह पर लाल निशान लगा था। यह क्या है? शास्त्री जी ने कांपते हाथों से नक्शा लिया। यह एक टाइम बम है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसका मतलब असली बम से नहीं था। उसने हमारे सिस्टम के सबसे गहरे हिस्से में, जहां लोगों के अंगूठे के निशान और डिजिटल हस्ताक्षर रखे हैं, वहां एक लॉजिक बम लगा दिया है। अगर हमने अगले 10 मिनट में सही पासवर्ड नहीं डाला तो वह सब मिट जाएगा। पैसे बच गए साहब, लेकिन लोगों की पहचान मिट जाएगी। कोई साबित नहीं कर पाएगा कि उसका खाता यहां था। कमरे में मातम सा छा गया। यह तो मौत से भी बदतर था। अगर पहचान मिट गई तो हजारों बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए तरस जाएंगे। पासवर्ड? खन्ना ने हताशा से कहा। पासवर्ड तो सिर्फ उसके पास है। हम 10 मिनट में पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकते। इसमें सालों लग जाएंगे। अर्जुन कुर्सी से खड़ा हो गया। वह कमरे में टहलने लगा। वह सोच रहा था। वह उस हैकर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह हैकर अहंकारी था। वह खुद को भगवान समझता था। हर अपराधी अपनी निशानी छोड़ता है, अर्जुन ने कहा। उसने पासवर्ड कहीं ना कहीं छिपाया है।
शायद उन्हीं गालियों में जो उसने हमें दी थी, या उन नंबरों में जो उसने पहले भेजे थे। अर्जुन ने प्रिंटर से निकले पन्नों को उठाया। उसने स्क्रीन पर पुराने लॉग्स खोले। उसकी आंखें शब्दों और नंबरों के जंगल में किसी शिकारी की तरह घूम रही थी। 7 मिनट बचे थे। शास्त्री जी कुर्सी पर ढा गए। मेरा बैंक, मेरे लोग, सब खत्म। हिम्मत मत हारिए मालिक, अर्जुन ने कहा। मेरे पिताजी कहते थे, चोर चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, उसके जूतों के निशान जमीन पर रह ही जाते हैं। अर्जुन की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। हैकर ने जो पहला संदेश भेजा था, सिस्टम लॉक हो चुका है, और जो आखिरी संदेश भेजा, तुम कौन हो, इन दोनों के समय में एक अजीब समानता थी। दोनों संदेश ठीक 33 सेकंड पर आए थे। सेंशन, अर्जुन बुदबुदाया। 33 करोड़ देवता? नहीं। 33 अक्षर? नहीं। उसने खन्ना की तरफ देखा। साहब, क्या कंप्यूटर की दुनिया में 33 का कोई मतलब होता है? खन्ना ने नामे सिर हिलाया। कुछ खास नहीं। अर्जुन ने फिर से सोचा। वह अपनी भारतीय जड़ों की तरफ लौटा। 33, महाभारत, रामायण? नहीं। तभी उसे याद आया, वह पुराना लैपटॉप जो उसने जोड़ा था, उसका मॉडल नंबर 3300 था। नहीं, यह संयोग है। फिर उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। 3 बजने वाले थे। समय, अर्जुन चिल्लाया। वह समय के साथ खेल रहा है। उसका पासवर्ड कोई शब्द नहीं है, उसका पासवर्ड वक्त है। वह जिस पल एंटर दबाता है, वही उसका पासवर्ड बन जाता है। मतलब? खन्ना को समझ नहीं आया। मतलब यह पासवर्ड हर सेकंड बदल रहा है। अर्जुन ने समझाया। अगर हम अभी का वक्त डालें तो वह नहीं खुलेगा। हमें वह वक्त डालना होगा जब उसने यह बम बनाया था। 4 मिनट बचे थे। अर्जुन को वह रचना का पल ढूंढना था। उसने सिस्टम के लॉग्स को पीछे स्क्रॉल करना शुरू किया। हजारों लाइनों के बीच उसे वह एक लाइन ढूंढनी थी जब हैकर ने वह बम प्लांट किया था। आंखें दर्द कर रही थी, सिर घूम रहा था, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। मिल गया, वह चिल्लाया। रात के 11:55 और 55 सेकंड। यह वह समय था जब सिस्टम में एक बहुत छोटी सी फाइल जुड़ी थी। 1,15,555। अर्जुन ने टाइप किया। गलत पासवर्ड। स्क्रीन ने लाल रंग में जवाब दिया। सबकी उम्मीद टूट गई। गलत कैसे हो सकता है? अर्जुन खुद से झगड़ा। समय तो यही है। तभी शास्त्री जी बोले, अर्जुन, हैकर शायद भारत में नहीं है। अगर वह विदेश में है तो उसका समय अलग होगा। अर्जुन सन्न रह गया। बिल्कुल, अगर वह लंदन में है तो समय अलग होगा, अगर अमेरिका में है तो अलग। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ है? 2 मिनट बचे थे। अर्जुन ने हैकर के टाइप करने के तरीके को याद किया। उसने हिंदी में गाली दी थी, लेकिन रोमन अक्षरों में इंग्लिश। उसने थू शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब वह भारतीय था या भारत से जुड़ा था। वह भारतीय है, अर्जुन ने कहा, लेकिन वह भारत में नहीं है। सोचो अर्जुन, सोचो। वह जाग रहा है जब हम जाग रहे हैं, या तो वह हमारे समय क्षेत्र में है, या। तभी अर्जुन को एक छोटी सी बात याद आई। जब हैकर ने स्वागत है संदेश का जवाब दिया था, तो उसने गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग लिखा था। भारत में रात थी तो शाम कहाँ होगी? यूरोप, खन्ना चिल्लाया। अगर भारत में रात के 2-3 बज रहे हैं तो यूरोप में शाम हो रही होगी। 1.5 घंटा पीछे या 5.5 घंटा पीछे? अर्जुन ने गणित लगाया। 5.5 घंटे, खन्ना ने कहा। अगर वह लंदन में है। अर्जुन ने तुरंत 11:55 में से 5 घंटे और 30 मिनट घटाए। समय बना 6:25:25। अर्जुन ने कांपते हाथों से टाइप किया 62,525। उसका हाथ एंटर बटन पर था। 30 सेकंड बचे थे। हे महादेव, अर्जुन ने आंखें बंद की और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर चक्का घूमा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। एक्सेस डिनाइड, प्रवेश वर्जित। नहीं, शास्त्री जी रो पड़े। रुको, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह भारतीय है, वह अहंकारी है। उसने लंदन का समय नहीं, उसने अपने घर का समय इस्तेमाल किया होगा। वह भले ही विदेश में बैठा हो, लेकिन उसकी घड़ी अभी भी भारत के समय पर चल रही है। लेकिन अर्जुन की नजर एक बार फिर उस 33 नंबर पर गई। 11 और 55। 11 का 3 गुना 33, 55 का नहीं। तभी उसे अपने पिता की एक और बात याद आई। बेटा, जब सब दरवाजे बंद लगे तो पीछे मुड़कर देखो। कभी कभी चाबी पायदान के नीचे ही होती है। अर्जुन ने स्क्रीन को उल्टा रिवर्स पढ़ने की कोशिश की। 11, 55, 55। अगर इसे उल्टा पढ़ें तो 55, 55, 11। 10 सेकंड बचे थे। अर्जुन ने बिना किसी से कुछ कहे, बिना कोई तर्क दिए, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसने कीबोर्ड पर टाइप किया 5,55,511। 5 सेकंड, 4,
3। उसने एंटर दबाया। स्क्रीन एक पल के लिए काली हुई। फिर एक लंबी बीप की आवाज आई। हरी बत्ती जल उठी। संदेश आया, लॉजिक बम निष्क्रिय, डेटा सुरक्षित। पूरे कमरे में एक विस्फोट सा हुआ, लेकिन यह बम का नहीं, राहत की सांसों का विस्फोट था। खन्ना ने अर्जुन को गले लगा लिया। शास्त्री जी कुर्सी पर बैठ गए और हाथ जोड़कर ऊपर देखने लगे। लेकिन अर्जुन खुश नहीं था। वह अभी भी स्क्रीन को घूर रहा था। क्या हुआ अर्जुन? हमने जीत लिया, खन्ना ने हंसते हुए कहा। नहीं साहब, अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। हमने सिर्फ अपना घर बचाया है, लेकिन वह चोर अभी भी बाहर है। और देखिए, अर्जुन ने स्क्रीन के कोने में एक छोटे से टिमटिमाते हुए कर्सर की ओर इशारा किया। वहां एक नया संदेश टाइप हो रहा था। तुमने मेरा बम डिफ्यूज कर दिया। शाबाश पहरेदार के बेटे, आज तक किसी ने मुझे नहीं हराया। मुझे तुम्हारा नाम जानना है और मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, पुराने लैपटॉप का वेबकैम अपने आप चालू हो गया। अर्जुन का चेहरा अब हैकर की स्क्रीन पर था। अब वह मुझे जानता है, अर्जुन ने कहा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और वह वापस आएगा, इस बार बैंक के लिए नहीं, मेरे लिए। बैंक के उस कमरे में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक डर गूंज रहा था। अर्जुन की तस्वीर हैकर की स्क्रीन पर थी और हैकर का धमकी भरा संदेश अभी भी टिमटिमा रहा था। बाहर का तूफान अब थोड़ा थम गया था, लेकिन अर्जुन के अंदर एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ था। शास्त्री जी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उनका हाथ कांप रहा था। अर्जुन, तुम अभी घर जाओ, अपनी मां को लेकर किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। मैं पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूं, यह अपराधी पागल है। अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी नजरें उस वेबकैम पर जमी थीं, जिसे उसने अब काले टेप से ढक दिया था। नहीं मालिक, अर्जुन ने भारी आवाज में कहा। अगर मैं घर गया तो मैं उसे अपनी मां तक ले जाऊंगा। वह यही चाहता है। वह चाहता है कि मैं डर कर भागूं, ताकि वह मेरा पीछा कर सके। शेर जब शिकार करता है तो वह भागते हुए जानवर पर ही झपटता है। खन्ना, जो अब तक मोबाइल पर पुलिस साइबर सेल से बात कर रहे थे, उन्होंने फोन काटा और अर्जुन की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब अर्जुन के लिए एक नया सम्मान था। कमिश्नर साहब ने अपनी टीम भेज दी है, खन्ना ने कहा। लेकिन अर्जुन, हमें उसे रोकना होगा। वह सिर्फ तुम्हें डरा नहीं रहा है, वह शायद तुम्हारे घर का पता निकालने के लिए मतदाता सूची के सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने तुम्हारा पता ढूंढ लिया, तभी अर्जुन के पुराने नोकिया फोन की घंटी बजी। यह एक अनजान नंबर था। कमरे में मौजूद सबकी सांसें रुक गईं। इतनी रात गए, इस वक्त फोन। अर्जुन ने फोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। उधर से एक मशीनी, बदली हुई आवाज आई। पहरेदार के बेटे, तेरी मां घर पर अकेली है ना? उसे अस्थमा की बीमारी है। दवाइयां समय पर लेती है या नहीं? अर्जुन की मुट्ठी इतनी जोर से भिंज गई कि उसके नाखून हथेली में चुभ गए। उस अपराधी ने उसके घर का पता ढूंढ लिया था। मेरी मां को हाथ भी मत लगाना, अर्जुन गुर्राया। उसकी आवाज में एक बेटे का क्रोध था, जो किसी भी तकनीक से ज्यादा ताकतवर था। हाथ तो मैं तब लगाऊंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा, हैकर हंसा। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूं। तेरे घर के पास वाली स्ट्रीट लाइट खराब है ना? अंधेरा है, बहुत आसान है वहां आना। शास्त्री जी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह राक्षस है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की। डर उसे कमजोर कर रहा था, लेकिन उसे अपने पिता की सीख याद आई। जब दुश्मन तुम्हारी छाती पर तलवार रखे, तो उसका ध्यान तलवार से हटाकर उसकी आंखों में देखो। डर उसे भी लगता है। अर्जुन ने आंखें खोली। उसने खन्ना को इशारा किया कि वे चुप रहें और ट्रेस करने की कोशिश करें। तुम बहुत ताकतवर हो, अर्जुन ने फोन पर कहा, अपनी आवाज को जानबूझकर डरा हुआ बनाते हुए। तुमने मेरा घर ढूंढ लिया, तुम जीत गए। बताओ मुझे क्या करना है? मैं भीख मांगता हूं, मेरी मां को छोड़ दो। हैकर के अहंकार को खुराक मिल गई। हाँ, अब आए ना रास्ते पर। मुझे लगा था तुम बहुत होशियार हो। सुनो, मुझे वह कोड चाहिए जिससे तुमने मेरा बम डिफ्यूज किया, और मुझे बैंक के सर्वर का रूट एक्सेस चाहिए अभी। अगर अगले 10 मिनट में नहीं मिला, तो तेरे घर के बाहर जो बिजली का ट्रांसफार्मर है, मैं उसे ब्लास्ट कर दूंगा। तेरी झोपड़ी जल जाएगी। यह धमकी कोरी नहीं थी। आज के जमाने में सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा था। खन्ना ने अर्जुन को इशारे से मना किया। बैंक का एक्सेस देना मतलब आत्महत्या। लेकिन अर्जुन ने खन्ना को एक पर्ची पकड़ाई जिस पर लिखा था, इसे बातों में उलझाए रखिए, मुझे एक आवाज सुनाई दी है। खन्ना हैरान थे। आवाज? फोन पर तो सिर्फ हैकर की आवाज थी। अर्जुन ने फिर से ध्यान से सुना। जब हैकर हंस रहा था, तो उसके पीछे एक बहुत हल्की, बहुत धीमी आवाज आ रही थी। वह आवाज किसी मशीन की नहीं थी। वह एक सीटी थी, एक खास तरह की सीटी। अर्जुन का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ा। यह सीटी, यह मिल सायरन था। मुंबई में पुरानी कपड़ा मिलें अब बंद हो चुकी थीं, लेकिन एक मिल अभी भी थी जो रात की पाली बदलने पर
ठीक सुबह के 3:30 बजे सायरन बजाती थी। लक्ष्मी कॉटन मिल, और वह मिल अर्जुन की बस्ती से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। मालिक, उसने म्यूट बटन दबाकर फुसफुसाया, वह विदेश में नहीं है, वह यूरोप में नहीं है, वह यहीं है, मुंबई में, और वह मेरे घर के बहुत पास है, इसलिए उसे पता है कि मेरे घर के बाहर की लाइट खराब है। उसने इंटरनेट से नहीं देखा, उसने अपनी खिड़की से देखा है। शास्त्री जी और खन्ना सन्न रह गए। क्या? हाँ साहब, अर्जुन ने कहा। पीछे मिल का सायरन बज रहा है। यह आवाज सिर्फ परेल और लालबाग के इलाके में आती है। खन्ना ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को दोबारा मैसेज भेजा। लोकेशन मिल गई है, परेल इलाका, लक्ष्मी मिल के पास। मोबाइल टावर का डेटा चेक करो। अर्जुन ने म्यूट हटाया। ठीक है, मैं तुम्हें कोड दे रहा हूं, लेकिन प्लीज ट्रांसफॉर्मर को कुछ मत करना, जल्दी करो, हैकर चिल्लाया। अर्जुन ने कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया, लेकिन वह बैंक का पासवर्ड नहीं टाइप कर रहा था। वह एक लोकेशन ट्रैकर प्रोग्राम बना रहा था। उसने हैकर को एक लिंक भेजा। यह लो, अर्जुन बोला। इस लिंक में मास्टर की मास्टर की है, इसे खोलते ही तुम्हें सब मिल जाएगा। हैकर, जो अपनी जीत के नशे में चूर था और जिसे लग रहा था कि उसने अर्जुन को तोड़ दिया है, उसने बिना जांचे लिंक पर क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने क्लिक किया, बैंक की स्क्रीन पर एक नक्शा खुल गया। एक लाल बिंदु चमकने लगा। पकड़ा गया, खन्ना चिल्लाया। शास्त्री जी, देखिए, यह तो। शास्त्री जी ने नक्शे को गौर से देखा। यह तो हमारी ही बैंक की पुरानी इमारत है जो रेनोवेशन के लिए बंद पड़ी है। परेल ब्रांच। गद्दार। शास्त्री जी ने मेज पर मुक्का मारा। वह कोई बाहरी नहीं है, वह हमारा ही कोई पुराना कर्मचारी या जानकार है जो उस बंद इमारत में बैठकर यह खेल खेल रहा है। उधर फोन पर हैकर की चीख सुनाई दी। ये क्या है? ये लिंक खाली है। तुमने मुझे धोखा दिया? धोखा नहीं, अर्जुन ने शेर की तरह दहाड़ कर कहा। इसे शह और मात कहते हैं। खिड़की से बाहर झांक कर देखो, पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। हैकर ने घबराहट में फोन काट दिया। अगले 15 मिनट बैंक के उस कमरे में किसी ने सांस नहीं ली। खन्ना का फोन बजा। उन्होंने स्पीकर ऑन किया। सर, हमने उसे पकड़ लिया है, पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज आई। आप सही थे, वह पुरानी बैंक बिल्डिंग के सर्वर रूम में छिपा बैठा था। यह कोई और नहीं, आपका पुराना आईटी मैनेजर विक्रम है, जिसे आपने गबन के आरोप में निकाला था। शास्त्री जी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह धोखे के आंसू नहीं, राहत के आंसू थे। उसने बदला लेने के लिए यह सब किया। उसने गरीब लोगों के पेट पर लात मारने की कोशिश की। खन्ना अर्जुन के पास गए। अर्जुन अभी भी कीबोर्ड पर हाथ रखे बैठा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह कांप रहा था। अब जब खतरा टल गया था, तो एक 17 साल के बच्चे का डर बाहर आ रहा था। खन्ना, जो देश के बड़े इंजीनियर थे, घुटनों के बल बैठ गए ताकि उनका कद अर्जुन के बराबर हो सके। बेटा, खन्ना ने भारी गले से कहा, आज तुमने जो किया वह कोई आईआईटी का इंजीनियर नहीं कर सकता था। तुमने सिर्फ कोडिंग नहीं की, तुमने युद्ध लड़ा है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अनपढ़ हो। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तुम इस कमरे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हो। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं बस एक चौकीदार का बेटा हूं। चौकीदार सोता नहीं है। मुंबई की बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था और सूरज की पहली किरण जनता सहकारी बैंक की इमारत पर पड़ रही थी। बैंक के बाहर भीड़ जमा थी। खबर फैल चुकी थी कि रात को क्या हुआ था। लोग डरे हुए थे कि क्या उनका पैसा सुरक्षित है। तभी बैंक का मुख्य दरवाजा खुला। शास्त्री जी बाहर आए। उनके साथ खन्ना और पुलिस कमिश्नर थे, और उनके ठीक बगल में एक नई साफ सफेद शर्ट पहने अर्जुन खड़ा था। शास्त्री जी ने माइक हाथ में लिया। मेरे भाइयों और बहनों, शास्त्री जी की आवाज गूंजी। कल रात हमारे बैंक पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था। एक ऐसा हमला जो आपकी जिंदगी भर की कमाई को मिटा सकता था। भीड़ में खलबली मच गई, लेकिन शास्त्री जी ने आवाज ऊंची की। आपका एक भी पैसा नहीं गया है, आपका भरोसा नहीं टूटा है, और इसका श्रेय मुझे नहीं, न ही पुलिस को जाता है। इसका श्रेय जाता है इस बच्चे को। शास्त्री जी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। अर्जुन झेंप रहा था। वह अपनी नजरें नीचे किए हुए था। यह अर्जुन है, हमारे स्वर्गीय चौकीदार रामप्रसाद का बेटा। कल तक यह यहां पानी पिलाता था, लेकिन आज से यह इस बैंक का रक्षक है। इसने अपनी जान पर खेलकर अपनी बुद्धि से उस अपराधी को हराया जिसे बड़े बड़े कंप्यूटर नहीं पकड़ पाए। भीड़ में से किसी ने ताली बजाई, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और देखते ही देखते पूरा बाजार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अर्जुन, अर्जुन के नारे लगने लगे। अर्जुन की मां, जो भीड़ में पीछे खड़ी थी, अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उनका बेटा,
जिसे लोग कचरे वाली का बेटा कहते थे, आज सबके सामने हीरो बनकर खड़ा था। खन्ना माइक के पास आए। मैं राजीव खन्ना, भारत सरकार की साइबर सुरक्षा टीम से हूं। मैंने आज तक बहुत टैलेंट देखा है, लेकिन अर्जुन जैसा हीरा नहीं देखा। मैं आज सबके सामने घोषणा करता हूं कि अर्जुन की आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, और जब यह अपनी डिग्री पूरी कर लेगा तो मेरी कुर्सी इसका इंतजार कर रही होगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शास्त्री जी और खन्ना के पैर छुए। कुछ कहना चाहोगे अर्जुन? शास्त्री जी ने पूछा। अर्जुन माइक के पास आया। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। उसने सामने खड़ी भीड़ को देखा, उन बूढ़े चेहरों को, उन मजदूरों को जिनका पैसा उसने बचाया था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अर्जुन ने अपनी सरल हिंदी में कहा, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। मेरे बापू कहते थे कि विद्या वो नहीं जो इम्तिहान में नंबर दिलाए, विद्या वो है जो मुसीबत के वक्त अपनों की रक्षा करे। मैंने वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए था। उस दिन मुंबई की उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक नई कहानी लिखी गई। यह कहानी सिर्फ एक हैक को रोकने की नहीं थी। यह कहानी थी कि कैसे एक मामूली सी चिंगारी, अगर उसे हवा मिले तो वह सूरज बनकर चमक सकती है। जिसे सब कचरा समझ रहे थे, उसने साबित कर दिया कि असली सोना मिट्टी के नीचे ही मिलता है। स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा केवल उसके देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा पूरी दुनिया में होती है।